कनाडा में मुस्तकिल सकूनत परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलती है? मैं तो हारिस फारूक साहब, लोगों के सवाल और आपके जवाब। तो कनाडा का जो इसमें प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री का है। इन्होंने कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बनाया, सीआरएस स्कोर। सीआरएस स्कोर, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग जो है सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है? जो आपने आइल्स का स्कोर दिया था जनरल ट्रेनिंग का, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के अलग-अलग स्कोर आपके सीआरएस में लगते हैं, ठीक है। फिर आपका एज का लगता है, फिर अगर आप शादीशुदा हैं, ये बहुत सारी चीजें मिलकर आपका फिर एक स्कोर बनाती हैं। कैसे स्टेप ले, क्या आप हेल्प करेंगे? आप एप्लीकेशन की कैसे बनाएंगे? वो हम आपका प्रोफाइल इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसकी वीकनेसेस को हम देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या आपको हम फेडरल में आपका प्रोफाइल बनाए या आपके लिए कोई पीएनपी, कोई ऐसा प्रोविंस है कनाडा का जो कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको ज्यादा सूट करता है। जॉब ऑफर लेटर दिला सकते हैं, क्या हेल्प करता है वो इमिग्रेशन लेने में? इट डू हेल्प, बिल्कुल करता है। और मैं समझता हूँ यही दुरुस्त वक्त है अप्लाई करने का, इस सिस्टम में एंटर होने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म और आपकी खिदमत में आपके बहुत अजीज़ और आपके मोस्ट फेमस जो है वो रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हारिस फारूक साहब आपके साथ मौजूद हैं और मुफ्त में आपको मशवरे दिए जा रहे हैं और आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो आज हम बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कनाडा में मुस्तकिल सकूनत परमानेंट रेजिडेंसी कैसे मिलती है, उसके टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बहुत अच्छे तरीके, आसान तरीके कौन से हैं वो मुझे तो नहीं पता। मैं डेफिनेटली आपके सवालात जो लोग मुझे कर रहे हैं वो हारिस फारूक साहब के पास लेके आया हूँ और उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आज जो है वो लोगों को बताएं कि मुस्तकिल सुकूनत जिसे कहते हैं पीआर लेके आप अपने फैमिली और बच्चों के साथ कैसे आ सकते हैं। तो हारिस फारूक साहब, लोगों के सवाल और आपके जवाब, आप और लोग जो है वो आमने सामने। जी बहुत शुक्रिया मान साहब। हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं जहाँ पे के फासले सिमट गए हैं और जिस तरह से प्रोडक्ट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बासानी जा सकती हैं, उसी तरह से इंसानों का भी एक जगह से दूसरी जगह मुस्तकिल सुकूनत जो आपने कहा परमानेंट रेजिडेंसी का, वो पॉसिबल है और लोग अपनी चॉइस के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं, हिजरत करते हैं ताकि वहाँ पे मुस्तकिल तौर पर रह सकें। तो कनाडा का जो इसमें प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री का है। काफ़ी साल पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। उससे पहले कनाडा का जो परमानेंट रेजिडेंसी का प्रोग्राम था वो बहुत सिंपल था। उसमें 67 आपको स्कोर करना होता था, वो आपने पॉइंट हासिल किए, अप्लाई किया और आप आ गए। तो उसके बाद इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। इसमें उन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, बजाय 67 पॉइंट्स के इन्होंने कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बनाया, सीआरएस स्कोर। अब सीआरएस एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है और उसमें बहुत सारी चीज़ों के पहले तो होता था ना कि एज है, क्वालिफ़िकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, इस तरह की चंद एक चीज़ें थी। लेकिन कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम में आपके स्पाउस की क्वालिफ़िकेशन, उनकी लैंग्वेज एबिलिटी, आपका रिश्तेदारों का होना, देयर आर सो मैनी थिंग्स और बहुत टेक्निकल है ये, वो उसमें सारी ऐड कर दी गई। उसकी बेस पे एक उन्होंने पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया और उसमें से फिर वो लोगों को पिक करते हैं। तो आज जैसे इन्होंने जिक्र किया, आज हम सीआरएस स्कोर और एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर बात करेंगे और आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे। तो सर, आपने जिक्र किया सीआरएस स्कोर, कंप्रीहेंसिव रैंकिंग जो है सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है? एक आम जनरल पब्लिक का सवाल यह है, जैसे मुझे कल हमीद साहब ने सवाल किया कि वो केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने यूईटी से श्लमबर्गर कंपनी में 3 साल से मुलाजमत करते हैं, यानी उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है, 15 साल एजुकेशन या 16 साल एजुकेशन कह लें। उनकी वाइफ भी एजुकेटेड है, वो कनाडा आना चाहते हैं, क्या करें ताकि वो कनाडा आ जाए? देखिए, एक्सप्रेस एंट्री की जो एप्लीकेशन के 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले तो आप अपना एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, वो इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज पर आपको एक तो आइल्स का स्कोर चाहिए, जनरल ट्रेनिंग का, और आप कोशिश करें कि आपका स्कोर वैलिड हो जब आप अप्लाई कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने 1.5 साल पहले दिया था और वो 6 माह रह गए हो। कितना स्कोर होना चाहिए? सॉरी आपकी बात काटी। कोशिश करिए, देखें अब 7 एंड अबव होना चाहिए, क्योंकि 6 से नीचे है तो आप प्रोफाइल ही नहीं आपका बनता, ठीक है ना। क्योंकि लैंग्वेज का थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट ने रेज कर दिया, एज का थ्रेशोल्ड इन्होंने चेंज कर दिया। पहले बड़ी उम्र के लोग भी आ जाते थे, अब ये कम उम्र लोगों को लेना चाहते हैं। और आपकी फिर एजुकेशन है, एजुकेशन की पहले तो आप डिग्रियां लगा देते थे, लेकिन अभी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन असेसमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना, जिसको ईसीए बोलते हैं। ईसीए रिपोर्ट आपको कनाडा के इदारे हैं, आईकास है, वेस है, उनको आप अपनी डिग्रीज भेजते हैं,
और वो उसकी इक्वलेंसी देते हैं कि कनाडा की किस डिग्री के इक्वलेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको स्कोर मिलता है। इसी तरह आपने जो आपने आइल्स का स्कोर दिया था जनरल ट्रेनिंग का, उसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के अलग-अलग स्कोर आपके CRS में लगते हैं, ठीक है। फिर आपका एज का लगता है, फिर अगर आप शादीशुदा हैं, आपके स्पाउस की क्वालिफिकेशन है वो लगता है, फिर उन्होंने क्या आइल्स कर रखा है, उनका कितना स्कोर है वो लगता है, क्या उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, कितने साल का है वो लगता है। ये बहुत सारी चीज़ें मिलकर आपका फिर एक स्कोर बनाती हैं। सर, अगर आप एक रॉ आदमी के तौर पे मैं आपसे सवाल करूं कि जैसे आपने कहा कि ये 3-4 फैक्टर हैं कि आपकी एज, एजुकेशन, फिर इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी। अब अगर ये बंदा ये तीनों चीज़ें क्वालिफाई करता है कि एज भी बिलो 35 है या बिलो 40 है, आइट्स भी उसका अच्छा स्कोर है 7 एंड अबव है, उसकी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, कैसे स्टेप ले? क्या आप हेल्प करेंगे? आप एप्लीकेशन की कैसे बनाएंगे? जी, हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। हम आपकी वर्क एक्सपीरियंस को लेंगे, उसमें से आपको के लिए कौन से डिमांड है यहाँ पे प्रोफेशंस, उससे आपको मैच करेंगे। उसमें फिर आपकी जॉब ड्यूटीज़ वगैरह क्या हैं वो देखेंगे, वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है। फिर आइल्स का फिर हम आपका देखेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बगैर तैयारी के आइल्स देते हैं। वो हम जब स्कोर उठाते हैं हमें खुद पता चल जाता है, हम उनको सजेस्ट करते हैं जी आप इसको इम्प्रूव करें, ठीक है, ताकि हम उसका बेस्ट स्कोर ले सकें। तो वो हम आपका प्रोफाइल इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, उसकी वीकनेसेस को हम देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या आपको हम फेडरल में आपका प्रोफाइल बनाएं या आपके लिए कोई PNP कोई ऐसा प्रोवेंस है कनाडा का जो कि आपके प्रोफाइल के मुताबिक आपको ज़्यादा सूट करता है, और प्रोवेंशियल नॉमिनेशन हम आपको लेकर दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो असेसमेंट्स हैं वो अब आपके केस को स्टडी करने के बाद ही कर सकते हैं, और या उसमें हम अप्लाई करते हैं। अच्छा सर, अब हम अगले उस पर आ जाते हैं सेक्शन के ऊपर कि अब बंदे की इनिशियल जो असेसमेंट है आपने कर ली, उनका CRS स्कोर जो है वो बेहतर है, आप समझते हैं कि वो किसी फेडरल स्किल वर्कर या किसी प्रोविंस में क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने अभी लफ्ज़ यूज़ किया कि आप उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिला सकते हैं, जैसे कि किसी प्रोफेशन में आप उनको जॉब दिला सकते हैं, जॉब ऑफर लेटर दिला सकते हैं। क्या हेल्प करता है वो इमिग्रेशन लेने में? जॉब ऑफर लेटर देखिए कुछ कैटेगरीज में हेल्प करता है, कुछ में नहीं करता, बट इट डू हेल्प, बिल्कुल करता है। हाँ। तो अभी अगर हम जिक्र करें मौजूदा सूरत हाल कनाडा की, फेडरल स्किल वर्कर में और प्रोविंशियल नॉमिनीज़ पे कौन सा आप बेहतर समझते हैं कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, फेडरल पे ज़्यादा हैं या प्रोविंसेस में ज़्यादा है? देखिए जिस तरह से भी गवर्नमेंट चेंज हुई है कनाडा की, और फिर आप अगर पिछला रैकेट भी देखें एक्सप्रेस एंट्री का, तो इन्होंने ड्रॉज बहुत कम किए हैं। तो एक तरह की ना मायूसी है लोगों में, लोग अप्लाई नहीं कर रहे, कम एप्लीकेशंस आ रही हैं, और मैं समझता हूँ यही दुरुस्त वक्त है अप्लाई करने का, इस सिस्टम में एंटर होने का, क्योंकि आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। और जैसे नई गवर्नमेंट आई है, इसने बहुत सी ऐसी स्कीम्स लानी है जिसमें कि इकोनॉमी ग्रो करेगी। इन्होंने बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने, अभी अनाउंस तो नहीं किए, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हम बहुत से मेगा प्रोजेक्ट्स कनाडा में स्टार्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमी आपकी एक तरह से टर्नओवर करेगी, तो जॉब्स क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होगी, तो डेफिनेटली इनको फिर वर्कर्स की ज़रूरत पड़नी है। तो उसमें अगर आपका प्रोफाइल ऑलरेडी बना हुआ होगा, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पिछले आप 2 साल से 2.5 साल से तो बहुत मायूसी है, एक्सप्रेस एंट्री में लोग अप्लाई ही नहीं कर रहे, करना नहीं चाह रहे, और वो ये एक तरह का रुझान बन चुका है कि भाई इसमें हमारा काम नहीं होना। तो यू कुड बी द वन, आप इसमें कोशिश करें। और जब आप कंप्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम की बात करते हैं, स्कोर अटेन करने की बात करते हैं, तो देखें 2 तरह की चीज़ें हैं, एक तो फिक्स्ड है, एक वेरिएबल है। आप अपनी एज नहीं चेंज कर सकते, उतने ही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। क्वालिफिकेशन अगर आपने मास्टर्स कर रखा है तो वो मास्टर्स ही रहेगा, लेकिन एक जो वेरिएशन है, समथिंग दैट यू कैन रियली इंप्रूव विथ, दैट इज़ योर आइल्ट्स स्कोर, आइल्ट्स जनरल ट्रेनिंग। इसकी आप तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा आपका अच्छा स्कोर नहीं है, दोबारा दें, क्योंकि आइल्ट्स का अच्छा स्कोर ये वाहिद वेरिएबल है, ये आपको कहीं से कहीं ले जाएगा, और ये वाहिद चीज़ है जो कि आपकी को कामयाबी के जीने पर लेकर जा सकती है। और उसमें फिर जैसे अमान साहब ने बताया कि उसमें फिर हमारा काम है देखना कि किसी प्रोविंस में आपको देखें, हो सकता है आपका कोई सगा बहन भाई रहता हो, ठीक है, आपको उसके पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम केस देख कर ही बता सकते हैं आपको। नाज़रीन, मुस्तकिल सकूनत के हवाले से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, और अगला जो टॉपिक होगा हम आपको एक बहुत दिलचस्प
टिप देंगे। वो टिप कौन सी होगी जो आपको मुस्तकिल सुकूनत लेने में मदद करेगी? प्रोग्राम का अगला सेगमेंट आपने ज़रूर देखना है। और स्क्रीन के ऊपर हारिस फारूक साहब के नंबर और ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपने अब इनसे रब्ता भी करना है।